गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग HCV का सीरीज देखेंगे कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर। और अभी तक हमने 40 नंबर के क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आई थिंक कि आप में से बहुत लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो देखो क्या बोल रहा है कि एक आपका पॉइंट चार्ज है। ओके, अब इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप जब भी इस सीरीज को देखेंगे तो बुक निकाल के रखेंगे, या फिर आप पहले से सॉल्व कर रखा है अगर आपने, तो पहले एक बार खुद से सॉल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे। अब क्या है कि इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उस एनर्जी की जो डेंसिटी है उसके लिए फॉर्मूला हमने निकाल रखा है, UE, अगर आपको याद हो तो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ये क्या थी किसी की फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी की। क्लियर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आज हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये हेडिंग मैं मिटा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कहता है कि पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको ओरिजिन मान लो। यहां से R रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करो। कितने रेडियस का, R रेडियस का। ये R रेडियस हो गया। फिर एक बात बताओ, ये फील्ड की जो लाइनें हैं कहां तक जाएंगी। तो आपको पता है कि दीज आर कॉन्टिन्यूअस लाइन, ये इंफिनिटी तक चली जाएंगी। तो जहां तक फील्ड जाएगी एनर्जी आपका फैला हुआ होगा। तो यानी एनर्जी आपका चार्ज से लेके इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको पूछ क्या रहा है, आपको यह पूछ रहा है कि चार्ज एनर्जी बताओ कितना स्टोर्ड होगा, कहां से कहां तक पता है तुम्हें। वो कह रहा है ओरिजिन से R तक नहीं, यहां पे लोगों से मिस्टेक हो जाता है। वो कह रहा है कि R रेडियस के स्फीयर के बाहर, मतलब R से आपको लेके इंफिनिटी के बीच में कितनी एनर्जी होगी। आ रही है बात समझ में, कहां से कहां के बीच में बोल रहा है, R से इंफिनिटी के बीच में। तो ये तो अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सब काम कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें R से लेके कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक। तो मान लेते हैं R से इंफिनिटी के बीच में रास्ते में कोई आप स्मॉल r डिस्टेंस पे चले जाओ। कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r, और वहां पे एक स्फीयर ड्रॉ करो। कितनी रेडियस है इसकी, स्मॉल r। ठीक, और एक और स्फीयर ड्रॉ करो। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग एक वॉल्यूम बनाना चाह रहे हैं। स्फीयर से तो सिर्फ एरिया बनेगा, लेकिन दो स्फीयर के बीच का जो स्पेस होगा उससे क्या बन जाएगा अपने को, वॉल्यूम। तो देखो कैसे वॉल्यूम बनेगा। तो भाई इन दोनों स्फीयर्स के बीच का जो थिकनेस है वो क्या ले लो, dr। तो आप खुद सोचो, आपको ये बीच में एक वॉल्यूम बनेगा। ये चारों तरफ ड्रॉ करेंगे हम लोग यहां सिर्फ एक तरफ दिखा रहे हैं। कहोगे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब एनर्जी निकालना चाहोगे, दिस इज एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, तब ना एनर्जी निकल के आएगा। और यहां अपने को दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, और पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, वेरिएबल। इसलिए हमने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया। यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो पॉइंट चार्ज से ये कितनी दूरी पे है, R डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, और ये डी आर बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो आप मान सकते हो कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो दोनों स्फेयर के बीच का जो स्पेस है, ये छोटा सा वॉल्यूम आएगा डीवी, डीवी वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। देखते जाओ बस तुम, ये छोटा सा वॉल्यूम आया, इस छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा एनर्जी डी यू, तो पहले डी यू निकाल लो। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो अच्छी बात है, डेंसिटी की जगह यू ई लिख दो। अब वॉल्यूम कितना होगा इस स्पेस का, तो देखो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया हो गया इस स्फेयर का कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया, और दोनों के बीच का थिकनेस कितना हो गया, इंटू डी आर। एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगा वॉल्यूम। ये एरिया कैसे निकला समझ में आया, देखो ये वॉल्यूम हो गया, और उस थिकनेस ले लेंगे, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वहां पे, सॉरी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला अपने को पता है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये वाली पुट करो, तो छोटी सी एनर्जी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह उसको पुट करेंगे दोस्तों, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर टू द पावर 4, क्योंकि ई का स्क्वायर है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब देखो यहां से बहुत कुछ कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, तो एक एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट कट गया। ठीक, देखो 4 पाई से 16 पाई स्क्वायर में 4 पाई बच गया, और ये आर स्क्वायर से यहां पे 2 बच गया। तो देखा जाए, ढंग से देखें तो क्या क्या बच गया अपने को, ऊपर में बचा क्यू स्क्वायर, और क्या बचा डी आर, क्यू डी आर, क्यू स्क्वायर डी आर। नीचे क्या बचा बच्चों, 2 इंटू 4 पाई, दिस इज 8 पाई, ये हो गया आपका 8 पाई, है ना, ये आपका कितना आया 8 पाई। और क्या आया, 8 पाई के अलावे, 8 पाई के अलावे और कुछ तो नहीं रहेगा नीचे, हाँ आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, ये एक एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। तो दोस्तों ये आपका जो कैंसिल होके आया आर स्क्वायर है, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू डी आर। अब बात करो कहाँ से कहाँ के बीच एनर्जी चाहिए, इसको चाहिए आर से इन्फिनिटी के बीच में, कैपिटल आर से इन्फिनिटी के बीच में। तो सीधी सी बात है, वो एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो डी यू का इंटीग्रेशन करो, इसमें जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दो। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1 बाई आर स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, आर का पावर -2 डी आर। अब सीधी सी बात देखो, ये आर का लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे, तो इसने कहा इस स्फीयर के बाहर, तो आर से लेके इन्फिनिटी तक, तो कहाँ से कहाँ हो गया, आर टू इन्फिनिटी। आ रही है बात समझ में। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है भाई, पावर में एक जोड़ के उसी से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा -q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर, एक बार रखेंगे आर, एक बार इन्फिनिटी। ये माइनस कहाँ से आया समझ में आया ना, ये -2 + 1 करेंगे तो डिवाइड करेंगे ना, इंटीग्रेशन तो तुम लोगों को सिंपल आता है यार, -2 + 1 में -1 नीचे आएगा, ठीक है ना, और r का पावर -1 को 1 बाई आर लिख देंगे। खैर ये माइनस तो हट जाएगा, अभी देख लो। फिर यहाँ से -q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट रखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी -1 बाई आर, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, ये माइनस बाहर आके प्लस कर दिया, तो फाइनल आंसर आया बच्चों q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आ गई बात समझ में। तो इसमें इतना सारा कॉन्सेप्ट था, ढेर सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली भी आपकी रिवाइज हो गई होंगी, तो फटाफट इसको लिख लो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42। इसमें एक मेटल स्फेयर है, इसको आपने चार्ज कर दिया है,
कितना चार्ज किया है, कितने चार्ज से, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो फिर देखो एक फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा अपना। एक मेटेलिक स्फीयर है तो चार्ज तो सरफेस पे ही रहना है बच्चों, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप याद करो, Q/4πε0r होता है ना। इसके सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट चार्ज के जैसा हो जाएगा, Q/4πε0r। तो यहाँ से Q निकालना तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। Q इक्वल्स टू कितना हो गया, 4πε0r इंटू v। खैर अब बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका 41 से मैच कर रहा है। बोल ये रहा बच्चों कि अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही होगी, है ना, वैसे ही वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो कह रहा है कि इस स्फीयर से एक दूसरा कंसेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करो अपने मन से। कंसेंट्रिक करने का मतलब इस स्फीयर का भी सेंटर यही होना चाहिए, और इसका रेडियस कितना होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन दे दिया है 2r। तो ये बीच का एक स्पेस हो गया, कहाँ से कहाँ तक, r से 2r। तो पूछ रहा है कि इस बीच में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो भाई ये तो वही क्वेश्चन हो गया अभी कुछ देर पहले, बस वहां पे था कि r से इन्फिनिटी के बीच में पूछ रहा था, यहां कहां से कहां के बीच में पूछ रहा है, r से 2r के बीच में। तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर से आप क्या कर लोगे, फिर से आप एक स्मॉल r के डिस्टेंस पे एक ऐसे ही बीच में स्फीयर काट लो, और दो स्फीयर काटो, इनफैक्ट दोनों के बीच का जो छोटा सा डिस्टेंस dr रखो। ओके, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो सीधी सी बात है Q की वैल्यू लास्ट में रखेंगे, Q/4πε0r², क्योंकि आपको याद होगा कि ये बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है ना, सब बता रखा है मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई। तो इस छोटे से स्पेस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो du इक्वल्स टू छोटा सा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। फिर लिखेंगे क्या, du इक्वल्स टू dv। अब dv छोटा सा वॉल्यूम, तो कितना हो गया वो 4π ठीक है ना, ये एरिया हो गया इंटू डिस्टेंस dr इंटू ue हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट e²। तो सारा कुछ तो वैसे ही चल रहा है बच्चों, तो 4πr² इंटू dr इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखोगे, दिस होल थिंग का स्क्वायर, दैट इज Q²/4π का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू r⁴। सब कुछ वैसे ही चल रहा है बच्चों। तो यहां से क्या हो गया, 4π से इसका पावर कट गया और एप्सिलॉन नॉट से इसका पावर कट गया, तो बचा क्या, अच्छा r² से ये सब कुछ वही है, कुछ नहीं है, नथिंग इज डिफरेंट। तो du इक्वल्स टू, फाइनली देखो इसको सेटिंग लगाओ, तो du इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों, ऊपर में Q² dr और नीचे क्या आ गया 4πε0 एंड यहां बच गया r²। सेम चीज, कुछ भी फर्क नहीं आया। अब क्या करना है आपको, एनर्जी निकालनी है यहां से यहां, कहां से कहां, r से 2r के बीच में। वहां इन्फिनिटी तक जाना था, यहां 2r के बीच जाना है। तो u इक्वल्स टू du का इंटीग्रेशन, तो du का इंटीग्रेशन तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, 4πε0 और ये r का ऊपर ले जाओ इसको, r का पावर -2 dr। लिमिट कहां से कहां लोगे, पिछली बार हमने कहां से कहां लिया था, r टू इनफाइनाइट, यहां r से क्या लेंगे 2r। ठीक है, कुछ स्टेप्स खा जाते हैं। तो u इक्वल्स टू, याद है ना पिछली बार, बस फर्क क्या है अपने को लिमिट रखने में, Q²/4πε0 और अपर लिमिट 1/2r माइनस 1/r। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से इसका जो है सब्ट्रैक्शन कितना कैलकुलेट होके आएगा, इसका सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट होके आएगा बच्चों। और तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, कहीं गड़बड़ नहीं, हाँ हुआ, ये 2 × 4 तो 8 होगा ना, वही तो लग रहा था कुछ गड़बड़ है। 8, दिस इज 8, दिस इज 8, है ना। चलो अब ये 1/2r में से r गया, तो -1/2r, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एनर्जी कितनी निकल के आ गई, Q²/16π। 16 कैसे हुआ समझ में आया ना, 1/2r - r -1/2r आएगा, वो माइनस प्लस हो जाएगा, ε0r। दिस इज योर आंसर। लेकिन Q की वैल्यू तो नहीं दी गई है, तो Q की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखी है, वो वैल्यू पुट करो यहाँ पे।
तो क्यू स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? 16 पाई स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या कैंसिल हो गया दोस्तों? तो 16 तो कैंसिल हो गया, पाई की जगह सिर्फ पाई रहेगा ऊपर में, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया आपका, और क्या बचा फिर? एक आर से एक आर भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया पाई, सिर्फ बचा आर और वी स्क्वायर, और कुछ तो बचेगा नहीं। तो ये आपका आंसर आया। क्लियर है? चलो, और अगर क्यू दिया हुआ रहता तो ये आंसर आता। अब इसी में एक चीज और बोल रहा है, ये तो इसके पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी में कह रहा है कि जितनी एनर्जी आर से 2r के बीच में है, इतनी एनर्जी 2r से इन्फिनिटी के बीच में होगी, आधी एनर्जी। सही बोल रहा है, क्योंकि देखो, आप पहले देखो, r से 2r के बीच में कितना आया? क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और पिछली बार r से इन्फिनिटी तक कितना आया था? तो सब कुछ यही था, और यहां था 8, तो r से इन्फिनिटी तक 8 और r से 2r तक 16, तो ये पिछली बार वाले के आंसर का आधा आया। जैसे देखो, मैं यहां डायग्राम से बताऊंगा ना तो समझ में आएगा। मान लो ये आपका r है, r से इन्फिनिटी के बीच में आपका आया था कितना? क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और अभी हमने कैलकुलेट किया r से 2r के बीच में क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका मतलब है कि इसमें से ये घटाओगे तो इन दोनों के बीच में भी आपका इतना ही आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो तभी तो प्रूव हो गया कि आधा आधा बट गया। समझ गए ना भाई? तो ये चीज आप ध्यान रखना। यही सेकंड में कर रहा प्रूव करने को। तुम में से कुछ सोच रहा होगा कि सर पिछली बार पॉइंट चार्ज था, इस बार स्फेयर है। अरे क्या फर्क पड़ता है? बाहर वाले पॉइंट के लिए ये भी तो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप राइट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, तो पिछले अभी जो हमने सॉल्व किया था उसमें एक जगह वो एप्सिलॉन नॉट एक छूट गया था, ठीक है ना? तो ऊपर में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर था और नीचे में एप्सिलॉन नॉट था, तो ना एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा। मैंने लिख दिया था एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो आंसर आपका होगा वो होगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी स्क्वायर। क्लियर है ना? ये छूट गया था, आप इसको लिख लेना। वहाँ जब स्क्वायर किए थे ना क्यू को, क्यू स्क्वायर, तो उसमें सबको तो स्क्वायर किए हम, 16 पाई स्क्वायर लिखे, और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लिखने की जगह एप्सिलॉन नॉट ही लिखा गया था, उसको भी स्क्वायर आप कर लेना। तो उसको सुधार लेना, चेंज कर लेना, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 43। इसमें ढेर सारी चीज़ें पूछी गई हैं। 43 नहीं, 44 है। 43 तो खैर आसान है थोड़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाना होगा 43 में भी। देखो 43 में क्या बोल रहा है? 43 में आपको बोल रहा है कि एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेन है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ दिस। ओके, देखो कंडक्टिंग प्लेन है भाई, तो कंडक्टिंग प्लेन की वजह से, तो आप जानते हो ना, कंडक्टिंग प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये सीट नहीं है, कंडक्टिंग प्लेन है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सीट होता तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कर लेते, लेकिन ये क्या है आपका? कंडक्टिंग प्लेन, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, सब जगह फील्ड की वैल्यू सेम है, कहीं भी दे लो सेम है। तो अब फील्ड है तो एनर्जी भी होगी। तो अब इसने क्या कहा हम लोगों को कि एक क्यूबिकल वॉल्यूम ले लो। कैसा वॉल्यूम ले लो? क्यूबिकल वॉल्यूम ले लो। और इस क्यूबिकल वॉल्यूम में इसने पूछा कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी।
तो अभी तो अपने को कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई। एनर्जी जब पूछ रहा है मेरे से तो सीधा हम लोग लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना भाई। एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अगर ये क्यूब है तो वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। अच्छा, यहां कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें करना पड़ रहा था क्योंकि फील्ड हमारा क्या था, वेरिएबल। और ये किस फील्ड की बात चल रही है, यूनिफॉर्म फील्ड की बात चल रही है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में सभी जगह का डेंसिटी भी सेम है, तो सीधा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलो देखो कितना आसान है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आपने क्या लिख देना है, सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आई इंटू एल क्यू। अब वैल्यूज रख दो तो एनर्जी मिल जाएगी तुम्हें। तो हाफ, अब ये कैंसिल हो गया, सिग्मा की वैल्यू तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एल क्यू। अब जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को ढंग से रखना होगा आपको। तो क्या क्या दिया हुआ है अपने को, तो देखते जाओ। सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा दिया हुआ है कूलम पर, हाँ ठीक है, तो 10 का पावर -8 सिग्मा का स्क्वायर है ना। सिग्मा कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर -4, तो स्क्वायर हो गया -8। ओके, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 का पावर -12। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ना भाई 8.85 इंटू 10 का पावर 12। और एल क्यूब, लेंथ का क्यूब, तो लेंथ क्यूब की कितनी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 इंटू 10 का पावर -6। तो दोस्तों अपने को हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम लोग को यूनिट्स को लेके बहुत सही से अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप सही सही आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ से देख लो फिर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो कितना आएगा, ये ऊपर चला गया 18, ये 6, तो 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 17, है ना 17, और ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस, तो 14 -2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग एक काम और करते हैं, ये 1 की जगह हम लोग लिख लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 की जगह आप इसको 100 लिख दो, 100 बाई 17 इंटू 10 का पावर 4। क्लियर। अब यहाँ से देखो 17 से कैंसिल करो, तो 17 5 है ना, तो 5 टाइम्स में कट गया तो 85 में 15 हो गया, तो 7 को फिर कितना करेंगे 17 को 8, हाँ 8, 5.8 इंटू 10 का पावर -4 जूल, ये करीब करीब आएगा। तो 5.8 इंटू 10 का पावर -4 जूल, ठीक है ना दोस्तों। बाकी आप देख लो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, लिख लो इसको, डिफरेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखो ईमानदारी की बात यह है कि ये क्वेश्चंस तुम लोग से बन जाने चाहिए, क्योंकि प्लेट को सेपरेट करना, ये करना, इस पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर्स में दिया गया है। आप खुद सोचो 18 लेक्चर आपको अपलोड किया गया है कैपेसिटर के ऊपर, कितना डिटेल में चीज़ों को बताया गया। तो आपको खुद से भी सॉल्व करना चाहिए। एक दो पार्ट इसमें टफ हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं। सबको ऐसे मैं तो सबको बता दूंगा। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एरिया जो है आपको वो दी गई है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो पहले हम लोग ना डेटा लिख ले, बाद में काम आएगा। एरिया दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया दे दिया गया है। इनिशियल डिस्टेंस आपका दिया हुआ है d 1 मिलीमीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है, बैटरी दी गई है। ओके, बैटरी का EMF 12 वोल्ट। और क्या लिखा हुआ है, प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू इंक्रीज। अच्छा ओके, देखो क्या है बच्चे, तो पहले जो आपका कैपेसिटर था, ए पार्ट सॉल्व करते हैं।
कैपेसिटर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है और इसके बीच के डिस्टेंस को ऐसा करो ना बी मान लो, क्योंकि मुझे पता है आगे चल के इसमें डिफ्रेंशिएशन वाला भी डी आएगा, तो बेहतर है कि हम उसको बी मान लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो डिस्टेंस को मान लो बी कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। इसको बढ़ाना है ना, बी को इंक्रीज करके कर देना है 2 मिलीमीटर। तो तुम्हें तो पता है क्या करना है, फिर क्या होता है इसमें। तो पहले हम लोग ना इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल सिचुएशन, पहले जब 1 मिलीमीटर ही था तब की बात करते हैं। तो उस समय मान लो कैपेसिटी C थी, तो चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, तो Q इक्वल टू C इंटू V, है ना, V जो है वोल्टेज, E भी लिख सकते थे हम लोग, मान लो V लिख लिए, तो चार्ज कितना था CV। अब डिस्टेंस को कहता है डबल करते हैं, यही लिखा हुआ है कि डिस्टेंस हमारा क्या कर दिया, हमने उसको डबल कर दिया और कितना कर दिया 2 मिलीमीटर। कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो भाई ऐसा है कि अगर कैपेसिटी तुम इनिशियल ये है और फाइनली तुम क्या किए कि डिस्टेंस को बढ़ा के 2b कर दिए, तो कैपेसिटी तो आधी हो जाएगी ना, क्योंकि कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की जगह फिलहाल हम लोग B बोल रहे हैं। तो अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे, डबल करोगे, तो कैपेसिटी तो आधी हो गई। लेकिन कहता है कि बैटरी लगी हुई है, प्रोसेस के दौरान बैटरी को हटाया नहीं गया है, तो वोल्टेज तो वही रहेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो नया चार्ज यहाँ पे Q डैश जो होगा, Q डैश हो जाएगा CV बाई 2। पहले कितना चार्ज था Q प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q डैश माइनस Q डैश। तो इसका मतलब है पहले चार्ज था CV और अभी चार्ज है CV बाई 2। इसका मतलब है कि कुछ चार्ज फ्लो होके चला गया वापस। आपने जब प्लेट को दूर किया तो यहाँ से चार्ज फ्लो होके वापस चला गया। तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा बच्चों, तो चार्ज फ्लोन, इस प्रोसेस में चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा बच्चों, तो सीधी सी बात है इनिशियल चार्ज में से Q इनिशियल में से Q फाइनल घटा लो, तो CV बाई 2। अब कहोगे इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, एकदम आराम से निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर दो। C का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो C की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन नॉट A, है ना, C ये पुराना वाला कैपेसिटी, यही ना C बाई 2 हो गया है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई B, ठीक है। अब वोल्टेज कितना है, वोल्टेज देखो 12 वोल्ट, तो ये हो गया 12 और डिवाइडेड बाई 2। अब हर एक चीज़ दिया हुआ है आपको, तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा नहीं, ये काम आप खुद करोगे। एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12, मैं बस लिख देता हूँ डेटा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलोगे, डाटा को रखते समय यूनिट्स का ध्यान रखना है, तो मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर माइनस 4 करना होगा। और 12 को 2 से डिवाइड किए तो ये 6 हो गया। नीचे में और क्या क्या हुआ बच्चों, नीचे में ये 2 है, ये 2 समझ रहे हो ना कहाँ से आया, सॉरी, यही 2 तो यहाँ पे है। नीचे में आपका ये फिर अब क्या बच गया, बी कितना है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मीटर में कन्वर्ट करोगे। अब आप, हालांकि इसमें कुछ है नहीं, अब तो आप सॉल्व कर लोगे एकदम आराम से। तो कुछ नहीं करना है, जीरो सब एडजस्ट करो, बाकी 2, 6 और 8.85 को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट टोटल चार्ज फ्लोन, जो कि इस सर्किट से यहाँ पे गया होगा, ठीक है ना। कितना गया होगा, तो जितना ये उसका आधा गया है, CV बाई 2 गया है। तो ये आपका आ गया A पार्ट। चलो अब उसके बाद देखते हैं B पार्ट में, हाउ मच एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी। अब एक बात देखो, जब बैटरी के अंदर चार्ज आ जाए तो हमने पढ़ रखा है कि बैटरी के ऊपर वर्क डन हो गया, तो बैटरी के ऊपर वर्क डन हो गया। जैसे बैटरी डिस्चार्ज जब होती है तो बैटरी चार्ज भेजती है, और यदि बैटरी के पास चार्ज आए तो इसका मतलब है बैटरी के पास एनर्जी आ गई, बैटरी के ऊपर वर्क हो गया। तो बैटरी के ऊपर वर्क करने का मतलब बैटरी को एनर्जी का फायदा हो गया, है ना। बैटरी अगर वर्क करती तो डिस्चार्ज होता, बैटरी पर वर्क हो गया
तो इसका मतलब है बैटरी को एनर्जी का फायदा हो गया। तो कितना एनर्जी का फायदा हुआ, तो जितना उसके ऊपर कार्य हुआ। तो कितना कार्य हुआ भाई, तो सीधी सी बात है, जितना चार्ज आया उसको बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप जानते हो बी में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अरे यार क्या लिख रहा है, एब्जॉर्ब्ड बाय बैटरी। तो देखो बैटरी में कितना चार्ज आया, CV/2, ये ना CV/2 वापस लौट के आया। फाइनल CV/2 है, इनिशियल CV था तो CV/2 लौट के आया, तो उसको V से मल्टीप्लाई कर दो। तो इतनी एनर्जी बैटरी को वापस मिल गई। बैटरी को वापस मिल गई मतलब बैटरी के ऊपर वर्क हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे, और ये नेगेटिव वर्क होगा, क्या वर्क डन बाय बैटरी बोलेंगे तो वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब ही है कि बैटरी ने इतना एनर्जी सप्लाई नहीं किया, उल्टा एब्जॉर्ब कर लिया है। तो खैर हमको एब्जॉर्ब पूछ रहा है, तो जब हम लोग एक बार एक्सेप्ट कर लिए हैं एब्जॉर्ब, तो फिर से नेगेटिव मत लिख देना। ये तब, जैसे यहाँ पे अगर लिखा था वर्क डन बाय बैटरी, तब नेगेटिव लिखते तो उसका मतलब, नेगेटिव का मतलब होता है कि अच्छा ये बैटरी के ऊपर वर्क हो गया, बैटरी ने इतना एनर्जी ले लिया। लेकिन जब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एब्जॉर्ब किया है, तो फिर से नेगेटिव नहीं लिखना है, आप समझ गए ना, एब्जॉर्ब लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो हो गया CV²/2। तो आपको सब कुछ पता है, C की वैल्यू पुट करोगे कहाँ से, ε0 A/B पुट करो, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है और 2 से डिवाइड कर दो। आ रही है बात समझ में। तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। सी में कहता है कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। अच्छा, कहता है कि पहले एनर्जी कितनी थी और बाद में एनर्जी कितनी थी। तो इनिशियली एनर्जी कितनी थी, हाफ CV², क्योंकि पहले कैपेसिटी C था और पोटेंशियल V था, तो हाफ CV²। तो सब कुछ का वैल्यू रख दो, C की वैल्यू यहाँ से रख दो। बाद में कितनी हुई कैपेसिटर की एनर्जी, तो हाफ, और कैपेसिटी भी C/2 हो गई है, तो C तो यही रखोगे लेकिन डिवाइडेड बाई 2 कर देना। अब वोल्टेज तो वही रह गया है। तो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं है, C का वैल्यू रख दो, V का वैल्यू रख दो, इन सब का वैल्यू रख दो, आपको दोनों ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसका D है। अब D मजेदार है। D में क्या बोल रहा है, D में कह रहा है यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन प्लेट्स फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। ओके, तो एक काम करो, उसमें थोड़ा हमको स्पेस चाहिए, तो पहले आप इसको लिखो। इसमें से अगर कुछ लिखना है आपको, इनिशियली कुछ लिखना है तो फटाफट लिखो और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ अपने को पूछ रहा है कि इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट करने में, आखिर सेपरेट तो हम ही लोग करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करेगा। मज़ेदार चीज़ है, समझेंगे अच्छे से। देखो पहले स्थिति ये थी, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, B। लगा दिया कैपेसिटर को बैटरी के साथ, और पहले मान लो इसके ऊपर चार्ज था यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर था और ये नेगेटिव चार्ज था। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अगर तुमको इनको सेपरेट करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फाइनल जो डायग्राम बनना है वो तो ये बनना है कि फाइनली इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2B। B का वैल्यू 1 मिलीमीटर आप जान रहे हो, लेकिन दौरान बैटरी लगी हुई है और चार्ज वही है आपका पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव, चार्ज ही बदलेगा। लेकिन एक चीज़ पक्की बात है कि यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है जो बैटरी के बराबर है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा भाई। डिस्टेंस भले डबल कर दिया तुमने, क्योंकि बैटरी तो वही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो स्लोली इसको मूव करवाएंगे, तो बीच में एक ये टाइम भी आएगा,
जब इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं x, है ना, b और 2b के बीच में एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस मान लो x। आ रही है बात समझ में आपको? लेकिन उस दौरान भी पोटेंशियल की बात करोगे तो भाई बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियल तो भी रहेगा। ठीक है, ये बीच वाला हो गया। अब जब आप याद करो, दो प्लेट्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगता था? आपको याद है, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, Q² अपॉन 2ε0। शायद ये भी था ना? हाँ, Q² अपॉन 2ε0। जिनको ये नहीं पता है वो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, और ऐसे वो मेरे लेक्चर्स में बताया गया है। और नहीं तो आप याद भी रखो कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स इतना फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब किसी एक प्लेट को खींच के दूर ले जाना होगा तो एक्सटर्नल फोर्स, ये है फोर्स बिटवीन टू प्लेट, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, ये आपको मैंने बता रखा है। तो अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है तो उसको इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, तब ना तुम खींच के ले जा सकोगे। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए Q² अपॉन 2ε0A। क्लियर? चलो अब एक चीज देखो, यहां जैसा कि तुम देख रहे हो कि चार्ज वेरिएबल होगा, जैसे जैसे दूर ले जाओगे चार्ज वैरी करेगा। तो चार्ज के टर्म में इसको नहीं रहने दो, इसको पोटेंशियल लेके आओ, क्योंकि पोटेंशियल एक कांस्टेंट चीज दिख रहा है मेरे को। तो चार्ज के जगह हम लोग लिख सकते हैं C²V², CV लिख सकते हैं ना चार्ज की जगह। तो ये हो जाएगा C²V² अपॉन 2ε0A। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अब कैपेसिटी, अब देखो इंटरमीडिएट, इसके लिए यहां के लिए काम कर रहे हैं। यहां पे कैपेसिटी कितनी हो गई? ε0A/x। ये x क्या है? दोनों प्लेट के बीच की दूरी। तो यहां की जो इंटरमीडिएट कैपेसिटी है वो हो जाएगी ε0A/x। तो जरा देखते हैं यहां पे फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फोर्स एक्सटर्नल जो लग रहा होगा यहां पे, तो c के जगह इस पूरे को रिप्लेस करो। तो पूरे को रिप्लेस करोगे तो ε0²A² डिवाइडेड बाई 2ε0A, और ये नीचे वाला x²। इसमें ढेर सारी चीजें कट जाएंगी। क्या क्या कटेंगी? एरिया का स्क्वायर कटेगा, ε0 का भी स्क्वायर कटेगा। तो अल्टीमेटली देखो क्या एक एक्सप्रेशन मैंने यहां लाया, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो गई ε0A/v² डिवाइडेड बाई 2x²। तो ये फोर्स निश्चित तौर पे x पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों को मैंने कांस्टेंट कर लिया और ये x पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जब फोर्स वेरिएबल होता है तो छोटा सा पहले वर्क डन निकालते हैं, F इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। मान लो छोटा सा x और खिसका दिया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? F इंटू dx। और F के जगह ये पूरा चीज़ लिखो, F के जगह ये पूरा चीज़ लिखो, ε0A/v² बाई 2x² इंटू dx। आ रही है बात समझ में आपको? चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क अगर चाहिए तो आपको इसी dw को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, ε0A/v² बाई 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x⁻² dx। x तो वेरिएबल है ना भाई, प्लेट के बीच की दूरी। तो इनिशियल दूरी b है और फाइनल 2b। तो अब देखो x का लिमिट रख लेंगे b से 2b। हो गया सॉल्व। अब तो कुछ नहीं करना है। ε0 क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो अपने को याद रहता है, एरिया दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, और इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है भाई, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे तो माइनस आगे जाएगा। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तुम लोग से हो ही जाएगा। ε0A/v² बाई 2, और ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ डायरेक्ट, माइनस वगैरह सब एडजस्ट करने के बाद 1/b माइनस 1/2b। कैसे समझ में आया ना? 1 कैसे, ये लोअर लिमिट कैसे आगे आ गया? क्योंकि एक नेगेटिव भी आएगा और उस नेगेटिव को
एक नेगेटिव आएगा ना भाई, x का पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, तो उस वो माइनस आगे रहेगा, तो अपर लिमिट हालांकि पहले ही रहेगा लेकिन वो माइनस को अंदर डाल देंगे तो ये आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है आपका, आपको एकदम आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर मिल जाएगा AV² डिवाइडेड बाई 1/b - 2/1/2b, तो ये हो जाएगा 4b। आप सब चीज़ का वैल्यू रख दो, आपको यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा। तो ये आपको दिमाग लगाना था, एक बार ढंग से देख लो कैलकुलेशन, कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये 2 रहेगा ही रहेगा, 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 2 रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, बाकी ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर वगैरह सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस में कुछ खास होता नहीं है, अगर आप सही से दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसका ई ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो देखो ई ऑप्शन को हम लोग तुरंत लॉजिक से प्रूव कर लेंगे। आप देखो इतना वर्क, इस पूरे प्रोसेस में इतना वर्क तुमने किया, ठीक, इतना वर्क तुमने किया, अब प्लस कैपेसिटर की एनर्जी भी घट गई, तो जितनी कैपेसिटर की एनर्जी घटी अब प्लस जितना वर्क तुमने किया, इन दोनों को अगर ऐड करोगे, ठीक है ना, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो बैटरी के द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए एनर्जी के बराबर होगा। इसका मतलब कहीं कोई डेसिपेशन नहीं हो रहा है, कोई स्विच उच नहीं है। स्विच रहता तब ना यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई स्विच लगा हुआ है ही नहीं, तो स्विच लगने से ही आपका स्पार्किंग होता है, एनर्जी वगैरह लॉस होती है, ठीक है ना। तो ये आप लिख लो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ईजी है। देखो 45 में क्या बोलता है, पहले बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटी दे दी गई है 100 माइक्रोफराड। इसको एक बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, बैटरी का जो ईएमएफ है 24 वोल्ट्स है, ठीक है। तो पहले का पूछ रहा है चार्ज कितना होगा, तो पहले वाले चार्ज को Q1 मान लो, इस पे -Q1, तो Q1 = CV है ना। तो कैपेसिटी आपका 24 × 100 माइक्रोफराड, तो ऑटोमेटिकली ये हो गया 2400 माइक्रोकूलम। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि इसी बैटरी को हटा दिया गया, इसको तुमने हटा दिया, अब इसके जगह तुमने क्या लगा दिया, एक दूसरी बैटरी, और दूसरी बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव प्लेट से ही जोड़ा, लेकिन ये बैटरी 12 वोल्ट की है। तो आप तो जानते हो ना कि बैटरी अगर चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका बैटरी अपने हिसाब से पोटेंशियल मेंटेन करवाती है। तो पहली बैटरी ने इसके क्रॉस 24 वोल्ट मेंटेन किया था, बैटरी हटा लेते तो भी 24 रहता, लेकिन अब ये जो दूसरी बैटरी आके लगा दिया आपने, तो ये उसके 24 को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, तो वहाँ से ये चार्ज मंगवा लेगा, क्योंकि अगर 2400 माइक्रोकूलम पे 24 वोल्ट मेंटेन था, अब 12 वोल्ट के लिए उतना चार्ज की ज़रूरत नहीं है, तो अब इस पर नया चार्ज Q2 आएगा, इधर -Q2। तो इसका मतलब वहाँ से कुछ चार्ज इसने मंगवा लिया। कितना मंगवा लिया होगा, तो पहले Q2 निकाल लो, तो Q2 = C × E2, दिस इज 1200 माइक्रोकूलम, है ना। आखिर कैपेसिटी तो वही है ना भाई, 100 माइक्रोफराड, अब वोल्टेज कितना है 12, तो यहाँ से इसने चार्ज मंगवा लिया। कितना चार्ज मंगवा लिया, तो चार्ज विड्रॉन बाय द बैटरी, मतलब चार्ज जो मंगवाया बैटरी ने, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, तो बैटरी से कितना चार्ज गया होगा, तो 2400 - 1200 माइक्रोकूलम, यानी 1200 माइक्रोकूलम। बैटरी ने आधा चार्ज मंगवा लिया, तो बैटरी मंगवाएगा चार्ज, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, बैटरी के ऊपर वर्क हो जाएगा। खैर ये सब भी निकालना है मेरे को। तो ए में क्या पूछा था, चार्ज, फिर बी में क्या पूछा, फाइंड द चार्ज, वो भी निकाल दिया हमने। इज द वर्क डन बाय द बैटरी और इट इज ऑन द बैटरी, तो भाई इसमें तो ऑन द बैटरी हो रहा है, वर्क डन ऑन द बैटरी, बैटरी के ऊपर वर्क डन हो रहा है, तो केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो प्लस में ही आंसर करेंगे। पहली बात तो बोल देंगे वर्क डन ऑन द बैटरी, और जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन द बैटरी तो फिर से नेगेटिव नहीं लिखना है। देखो इसमें तुम लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है, अगर वर्क डन बाय द बैटरी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आने का मतलब ही हो गया ये ऑन द बैटरी हो गया। अब अगर तुमने वर्ड्स में लिख दिया ऑन द बैटरी तो फिर से नेगेटिव थोड़ी लिखोगे, बात वही हो गई। जैसे मान लो मेरा 100 रुपया खो गया, 100 रुपया खो गया, तो मैं बोलूँगा 100 रुपये का चेंज आ गया मेरे टोटल पैसा में,
चेंज वर्ड बोलेंगे तो -100 बोलेंगे, तो -100 का चेंज आया मतलब समझ जाओगे कि अच्छा -100 का चेंज मतलब 100 रुपया खो गया इनका। लेकिन अगर ये मैं बोलूँगा कि मेरा लॉस हो गया, तो लॉस वर्ड पहले बोल गया तो फिर से माइनस नहीं लगा देना है। तो यहाँ पे पहली बात है कि वर्क डन ऑन द बैटरी हो जाएगा, है ना, ऑन द बैटरी। और कितना होगा, तो सीधी सी बात है, बैटरी से जितना चार्ज फ्लो हुआ है बैटरी के ईएमएफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑन द बैटरी जो हो जाएगा वो Q इंटू ई। और Q की वैल्यू कितनी रखोगे, 1200 इंटू 12 इंटू 10 का पावर -6, है ना। तो 1200 इंटू 12, तो ये कितना हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 144 इंटू, अब ये 2 0, 10 का पावर -4 जूल। ठीक है, ये बैटरी के ऊपर क्या आ गया बच्चों, वर्क डन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है अपने को, बैटरी के ऊपर वर्क डन पूछ रहा है और आगे पूछ रहा है, अच्छा ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अच्छा, डिक्रीज पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना भाई, पहले आप इनिशियल निकाल लो। तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ, पहले पोटेंशियल कितना था 24 वोल्ट और कैपेसिटी दी गई है, तो हाफ इंटू 100 माइक्रोफराड 10 का पावर 6 और पोटेंशियल कितना हो गया 24 का स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी है भाई, हाफ इंटू 100 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 12 का स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो लॉस मिल जाएगा। अब लॉस लिखा हुआ है तो फिर नेगेटिव मत कर देना, लॉस उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो लॉस ऑफ एनर्जी जब करेंगे तो ये इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे, इनिशियल निकल जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द हीट डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। हीट कितना डेवलप हुआ, तो बच्चों हीट के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है कि W = H + ΔU। ठीक, अब यहां पे तुमको दिमाग लगाना होगा, अब यहां साइन के साथ सब रखना है। वर्क डन जो तुम यहां निकाले हो उसको नेगेटिव करके लिखना, क्योंकि ये वर्क डन बाय बैटरी ही लिखना है। तो वर्क डन ऑन द बैटरी होने का मतलब है बाय द बैटरी नेगेटिव होगा, तो आप यहां लिख दोगे -144 इंटू 10 का पावर -4 जूल प्लस H, और यहां भी चेंज है, ये लॉस नहीं है, चेंज है, वो तो अपने आप नेगेटिव आएगा। तो यहां पे लिख देना UF - UI, UF की वैल्यू ये रखना, तो खुद ब खुद तुम देखोगे H आपका पॉजिटिव, हीट लॉस तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो वो करके देखोगे तो आपका यहां से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख लो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, लिखा हुआ है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द स्विच S is open for long time and then closed. Find the charge flown through the battery when the switch S is closed. Find the work done by the battery. Find the change. ठीक है, सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। पहले दोस्त पहले एक काम करते हैं, पहले ये स्विच ऑफ था तो ये इस वायर का कोई काम ही नहीं है, फिर तो आप यही सर्किट हो गई आपकी। तो सर्किट का C इक्विवेलेंट कितना, तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो हो गया C/2, बैटरी ने कितना चार्ज भेजा, तो Q = हो जाएगा C इक्विवेलेंट C/2 इंटू बैटरी का EMF CE। तो इसका मतलब है दोनों पे CE/2 चार्ज होगा, यानी यहाँ भी CE/2 माइनस, ऐसा करते हैं ना, इतना लंबा लिखने को जाए, +Q -Q, फिर इस पे +Q -Q। ये पहले की बात थी, अभी ये आइसोलेटेड प्लेट ही है क्योंकि टूटा हुआ है तार, ये पहले की बात थी। अब आपने क्या किया कि आपने एकाएक इस स्विच को अब क्लोज कर दिया। तो भाई इसको अगर क्लोज कर दोगे तब तो ये यूजलेस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका ये वायर देखो यहां से कनेक्ट हो गया। मैं बना ही देता हूं, डायग्राम मैंने बना ही दिया आपका, देख लो। तो भाई ये सब जगह का पोटेंशियल तो सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, यूजलेस।
किसी काम का ही नहीं रह गया, इसके चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो गए। तो सर्किट में, सर्किट कहने को अब सिर्फ क्या रह गया, सर्किट देखने में सिर्फ यही रह गया कि एक कैपेसिटर है काम का C और बैटरी है आपका E। आ रही है बात समझ में? तो सीधी सी बात है, अब बैटरी, अब कैपेसिटर एक ही रह गया, तो नया C इक्विवेलेंट डैश जो होगा वो C के बराबर होगा। तो नया चार्ज जो होगा वो हो जाएगा E इंटू C। तो देखो पहले चार्ज कितना था CE/2 और अभी कितना चार्ज है CE। तो इसका मतलब है कि ये अब जो चार्ज Q डैश है इस पे, अब Q डैश है यहाँ माइनस Q डैश, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो इस कैपेसिटर पे पहले चार्ज था Q और Q की वैल्यू कितनी थी CE/2। अब कितनी चार्ज है Q डैश, दैट इज CE। तो ऑटोमेटिकली बैटरी ने कुछ चार्ज इस स्विच के क्लोज होने के बाद जब ये बेकार हो गया तो बैटरी ने कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज इसके पास भेजा। तो बैटरी ने कितना चार्ज भेजा, तो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। तो सीधी सी बात है Q डैश माइनस Q, तो पहले की चार्ज और बाद की चार्ज, तो CE माइनस CE/2। तो बैटरी ने चार्ज भेजा इतना। क्या पूछा था अपने को? अपने को पूछा फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। सही बात है। फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी। देखो चार्ज बैटरी ने भेजा भाई, एक्स्ट्रा चार्ज भेजा है तो बैटरी ने वर्क किया होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो जितना चार्ज भेजा Q डैश माइनस Q इंटू बैटरी का EMF, तो ये कितना निकल के आ रहा है CE/2 इंटू E, तो CE²/2। दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन, फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है। तो इनिशियली कितना था, तो भाई इनिशियली तो दोनों में स्टोर था, तो सीधी सी बात है इनिशियल इक्विवेलेंट कितना था आपका, ऐसे ही लिख दो ना सीधा, हाफ इनिशियल इक्विवेलेंट था C/2 इंटू E²। दोनों का एक साथ कर दिए, अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। तो पूरा सर्किट का कैपेसिटी कितना था C/2, तो एनर्जी इनिशियल हो गई CE²/4। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, तो फाइनल तो एक ही कैपेसिटर है, तो कैपेसिटी C और इंटू E²। तो चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है, तो चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है डेल्टा U इक्वल्स टू UF माइनस UI। इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओ, तो ये कितना आ गया CE²/4। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द हीट डेवलप। तो फिर ये भी तुमको पता है W, ये हो गया आपका कौन सा हो गया, ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, चेंज इन एनर्जी। तो ये C हो गया। और D में देखो, अब देखो कहने को एक क्वेश्चन है लेकिन कितना सारा इसमें दिक्कत यही कि आज जो क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में ढेर सारा पार्ट। तो 10 क्वेश्चन का मतलब समझो कि 50 क्वेश्चन हो गया, सब में 5-5 पार्ट करना पड़ रहा है मेरे को। चलो हीट लॉस, तो आप जानते हो ना W इक्वल्स टू होता है H प्लस डेल्टा U। तो W वर्क डन तो आपने निकाल रखा है, तो वर्क डन कितना बैटरी किया इस दौरान CE²/2। हीट लॉस निकालना है, डेल्टा U भी आपने निकाल लिया CE²/4। तो H इक्वल्स टू हो जाएगा CE²/2 माइनस CE²/4, तो ये हो जाएगा CE²/4। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था, पार्ट्स इसके अलग अलग थे, लेकिन आपको इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था और समझना था। तो लिख लीजिए इसको। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। और ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे आई थिंक, अगर आपने नोट्स को सही से बनाया होगा और लेक्चर्स को अगर सही से देखा होगा। तो देखो क्या बोलता है, कैपेसिटर 5 माइक्रोफराड है जिसको चार्ज किया गया 24 वोल्ट से। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी है C1 और इसको वोल्टेज कितना है इसका दोस्तों V1 कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट्स। ओके, ये पॉजिटिव प्लेट मान लो, इसका ये नेगेटिव प्लेट। फिर क्या किया, प्लस Q1 माइनस Q1। फिर इसको एक दूसरे कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी है
6 माइक्रोफराड और उसको चार्ज किया गया है 12 वोल्ट। तो फाइंड, अच्छा दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों, C2 जो है आपका 6 माइक्रोफराड है और उसको एक अलग बैटरी से चार्ज किया गया है 6 माइक्रोफराड और अलग बैटरी से चार्ज किया गया है 12 वोल्ट। ओके, कहता है फाइंड द एनर्जी स्टोर, तो वो तो दोनों के लिए निकाल लोगे, हाफ CV1 स्क्वायर, हाफ C1V1 स्क्वायर और इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ C2V2 स्क्वायर। फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर कहता है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकेंड एंड वाइस वर्सा। दोस्त देखो, इसका ये नेगेटिव प्लेट मान लो और इसका ये पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। मान लो इस पॉजिटिव प्लेट को इधर रखे, अरे बैटरी उल्टा इसमें जोड़े हुए हैं, तो बैटरी ने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको नेगेटिव। क्या बोल रहा है कि इन दोनों को कनेक्ट किया गया एक साथ, है ना। तो अब आप याद करो, मैंने आपको थ्योरी में ऐसा प्रॉब्लम पहले ही करो कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको, तो सीधी सी बात है। तो क्या पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि जब इसको कनेक्ट किया तो फाइनल चार्ज बताओ। तो सबसे पहले तो आप दोनों का कॉमन पोटेंशियल, जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा। कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा फॉर्मूला दोस्तों, तो कॉमन पोटेंशियल तो याद करो, अगर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट करते थे तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, C1V1 माइनस C2V2 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अगर पॉजिटिव को कनेक्ट करते तो यहाँ प्लस रखता। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा, और जब दोनों का कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, दोनों पे चार्ज निकालना है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों की कैपेसिटी को, जब इस पे चार्ज चाहिए तो इसकी कैपेसिटी को V0 से मल्टीप्लाई कर देना, इस पे चार्ज चाहिए तो इसकी कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल है, सब बताया हुआ है आपको। फिर सी में कहता है फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी। दोस्तों ये फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है, हीट लॉस का फॉर्मूला। याद करो फॉर्मूला क्या था, हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, और जब अपोजिट प्लेट लगाते थे बच्चों तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये नोट्स में सारे फॉर्मूला लिखवाए जा चुके हैं आपको, सभी का वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। आ रही बात समझ में, 47 हो जाएगा। 48 क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, याद करो क्या था, पहले 12 वोल्ट से चार्ज किए और फिर उसी बैटरी को उल्टा लगा दिए। तो आप देखना जाके, आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बाद वाले में मैंने इसको बता रखा है 48 नंबर क्वेश्चन को। 49 देखते हैं, आसान है क्वेश्चन यहाँ के बाद। 49 में देखो क्या बोल रहा है कि 2 स्क्वायर फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, ऐसा। अब क्या किया है कि इसको मेटल कोट कर दिया गया, आर मेटल कोटेड, मतलब ये वाला सरफेस पे मेटल चिपका दिया गया और इधर वाले सरफेस पे भी मेटल चिपका दिया गया। तो एक तरीके से ये कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हो गए, है ना, ये कैपेसिटर का 2 प्लेट्स हो गया और बीच में ये डाइलेक्ट्रिक, आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करेगा। तो पूछ रहा है इसकी कैपेसिटी बताओ, तो भाई कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो K एप्सिलॉन नॉट A/D। कहोगे कैसे कैसे, किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको K दिया हुआ है, डायमेंशन क्या दिया हुआ है, तो एरिया हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। अब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर -4 कर दो, तो एरिया की जगह ये पुट कर देना। दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है 1 मिलीमीटर, तो D की वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10 का पावर -3 मीटर कर लेना, बस हो गया, कैपेसिटी निकल जाएगा। K का वैल्यू दिया हुआ है, तो मेटल कोटिंग से आप घबरा मत जाना। अब फिर 50 में क्या बोल रहा है, इस कैपेसिटर को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया, तो कैपेसिटी जब निकल गई तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया, तो Q इक्वल टू C इंटू V। फिर क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक, भाई डाइलेक्ट्रिक पे कितना चार्ज स्टोर्ड होगा, तो देखो याद करो फॉर्मूला बच्चों, QP इक्वल्स टू क्या बताया था हमने, Q1 - 1/K, याद है, पोलराइज चार्ज। फॉर्मूला पुट करो, सब कुछ बताया हुआ है आपको, आप बस पुट करो वैल्यू, समझ गए ना। टफ क्वेश्चंस पहले ही थे, अब तो इधर आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो आज यहाँ तक रखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ ही अब 2-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। 51 के बाद ऑनवर्ड्स बनाओ, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ढंग से फॉर्मूला बनाओ पुट करोगे तो वो जो डायगोनल वाला डाइलेक्ट्रिक है वहाँ फंसोगे,
इधर 52, 53, 55 ये सब तो आसानी से बन जाना चाहिए। अगर कोई अटकेगा तो मैं देख लूँगा, मैं फिर उसको आगे बता दूंगा। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो और सॉल्व करते रहना आगे, ठीक है।